ना मुझे ग्लव्स का पूजा, वो खुद नहीं पहने हुए, दूसरे गाहक को क्या कहेंगे? SOP तक जहाँ तक बात है, वो मेरे ख्याल से ना शॉपकीपर और ना हम जो आवाम पब्लिक है, SOP पे हम नहीं अमल डालें। ईदैन ईद जो हमारी आनी है, जिस पे हमने नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, उसके ऊपर भी हुकूमत पंजाब जो है वो बिल्कुल इजाज़त दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा एहतशाम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में आज फिर रहा एक बड़ा दिन। कोरोना खुद नोटिस की समाअत हुई जी, और एक बार फिर से चीफ जस्टिस की तरफ से धुआंधार रिमार्क्स दिए गए। कल भी जो धुआंधार रिमार्क्स थे उनके हवाले से हमने बात की, और आज भी जो रिमार्क्स थे वो काफी कड़कते हुए थे, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से किए गए जो इकदाम हैं उन पर कई सवालात उठे हैं। आज NDMA के चेयरमैन मेजर जनरल अफजल खान की बारी थी, और उनसे 5 रुकनी बेंच ने सवालात किए, और फिर उनसे ये पूछा गया कि हुकूमती इक़दामात का आखिर मयार है क्या। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने यह कहा कि हमारी तशवीश अखराजात से मुताल्लिक नहीं है, क्योंकि कल कुछ इस तरह की बातें हुई थी कि इतने पैसे जो हैं वो खर्च किए जा रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज की जो है वो क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि हमारी जो तशवीश है वो अखराजात से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि सर्विसेज के मयार के ऊपर है, यानी जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी आप दे रहे हैं, उसके मयार के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि उसकी एक वजह भी उन्होंने साथ बयान की। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुश्तबा मरीजों का जो सरकारी लेबॉर्ट्री से टेस्ट मस्बत आता है, फिर वो निजी लेबॉर्ट्री से अगर जाकर उसको रीचेक किया जाता है तो वो मनफी आ जाता है। अदालत के जो ये वाले सवालात थे, उससे तो फिर जो कोरोना की तशखीस का एक पूरा निजाम है वो ही मशकूक होकर रह जाता है। इस मौके पर चीफ जस्टिस की तरफ से भी कई ऐसे वाकयात का हवाला दिया गया जहां मरीजों के लवाकीन मारे मारे फिरते रहे कि इनके रिश्तेदार को कोरोना है ही नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री के मुलाजिमीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे मुलाजिमीन का जो टेस्ट है वो सरकारी लैब से मस्बत आया, और जब निजी लैब में जाकर उसको रीचेक करने की कोशिश की गई कि उसको देखा जाए कि कोरोना वाकई है या नहीं है, तो वो मनफी आ गया। हुकूमत की तरफ से बनाए गए जो करंटीना सेंटर्स हैं वहां पर भी जो सहूलियात दी जा रही हैं उस पर भी सवालात उठाए गए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कोरोना की इस नागहानी आफत से जो लड़ने के लिए अवामी खजाने के साथ खिलवाड़ किया गया है, आज अदालत में लॉकडाउन के गैर मौसर होने और कोरोना वायरस के वजूद पर भी जो है वो काफी सवालात उठाए गए हैं। कोरोना वायरस से मुतालिक अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि मुल्क में कोरोना केसेस का अरूज अभी आया नहीं है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की बात है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से इकदाम उठाए जा रहे हैं, लॉकडाउन खुल रहा है, ईद की आमद है, बाजारों में शॉपिंग हो रही है, लेकिन ये जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं कि मुल्क में कोरोना वायरस का अरूज अभी आया नहीं है। पाकिस्तान में 46,000 मरीज हैं, जबकि दुनिया में 3 लाख अमवात कोरोना वायरस से हुई हैं, और पाकिस्तान में अमवात 1,000 के लगभग हैं। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि तालीम याफ्ता जो लोग भी कोरोना के वजूद पर सवाल अब उठाने लगे हैं, जबकि कोरोना के वजूद पर किसी डॉक्टर ने सवाल नहीं उठाया। जबकि चीफ जस्टिस की तरफ से भारत से अद्वियात की दरामद पर भी जो है वो इस्तफसार किया गया, और इंक्वायरी का जायजा भी लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस के दौरान आज और गुज़श्ता समात में उठाए गए नकात से अवाम में एक जबरदस्त तासुर ये जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान में कोरोना जो वो बिल्कुल खत्म हो चुका हो, यहाँ अब खतरे की कोई बात नहीं है, जबकि सिर्फ एक हफ्ता पहले सूरत हाल जो है वो यकसर मुख्तलिफ थी। क्या कोरोना वाकई अब एक मफरूजा ही बनकर रह जाएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत और अवाम डॉक्टर्स की हिदायत और तहकीकात को नजरअंदाज करने के बाद किसी बड़े खतरे से जो है वो दो चार हो सकते हैं? बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बात जो है वो हमने कल परसों के प्रोग्राम में भी की थी, मेरा ख्याल है परसों का प्रोग्राम था, उसमें भी हमने की थी कि एक तरफ जो है वो पूरी स्ट्रैटेजी है हुकूमत की अवाम को खबरदार करने की, अवेयर करने की कि इस तरह बचें, ऐसे बचें, खतरनाक है कोरोना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉकडाउन में नरमी की बात वज़ीर आज़म करते हैं, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स कल सामने आए थे अब वो भी हैं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, हो क्या रहा है? पाकिस्तान के अहम तरीन जो तिबी माहिर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब को आज हमने मदऊ किया है कि इसी कंफ्यूजन के हवाले से हमें कुछ क्लैरिटी दें कि आखिर हो क्या रहा है, और इस वक्त जो लॉकडाउन हटाना है वो डॉक्टर्स की नजर में कैसा है, क्योंकि पहले भी जब नरम किया गया था तब भी डॉक्टर्स की तरफ से जो है वो बहुत मुखालफत सामने थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब पहले जो है खान साहब की तरफ से और कहा जाए कि हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन को नरम करना, उसके बाद हमने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ रिमार्क्स सामने आए, तहरीरी हुक्मनामा जो था वो हमने उसको देखा, और उसमें काफी इंपॉर्टेंट किस्म के जो पॉइंट्स थे और उस पर फिर अमल दरामद भी हमने होते हुए देखा। मुझे ये बताएगा कि दुनिया में जहां जहां लॉकडाउन खुल रहा है डॉक्टर साहब, कोरोना को शिकस्त देने के बाद वो लॉकडाउन जो है वो खोला जा रहा है, पाकिस्तान में जिस पॉइंट के ऊपर लॉकडाउन को हम खोल रहे हैं तकरीबन खुल ही चुका है SOPs के साथ, तो जिस टाइम पे हम लॉकडाउन खोल रहे हैं इसके क्या नताइज निकल सकते हैं आपके ख्याल में डॉक्टर साहब?
मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मेरा ख्याल है हमने लॉकडाउन किया ही कब था जिसको हमने खोला है। हमने तो कहीं भी किसी हुकूमत ने भी पाकिस्तान में लॉकडाउन नामी कोई चीज़ नहीं की थी, और उसको फिर अगर कुछ अटेम्प्ट हुई भी थी तो मेरा ख्याल है गलत टाइम पे हो गई थी, टू अर्ली हो गई थी, विदाउट एनी प्रिपेयर्डनेस हो गई थी, लोगों को राशन वाशन का मसला नहीं हल किया था और सस्टेनेबल नहीं हो सका। और फिर जब अनफॉर्चुनेटली उसको जो भी जिस तरह का भी छोटा मोटा था उसको भी जब हमने ख़त्म किया तो एट ए रॉन्ग टाइम किया, जब डिज़ीज़ की एक्सेलरेटेड फेज़ में थी। और आपको पता है कि पिछले 3 दिनों में कितनी अमवात हो गई और कितनी ये केसेस को इन्फेक्ट कर दिया। ये मतलब रिकॉर्ड 3 दिनों का, पिछले 3 दिनों का रिकॉर्ड है ये इतनी रैपिड ट्रांजिशन आगे ट्रांसमिशन नहीं हुई। लॉकडाउन करने का जो साइंटिफिक तरीका है वो ये है कि जब आपकी पीक अचीव हो गई है और जब आपने प्लेटू कर दिया है, और फिर लॉकडाउन आप मज़ीद नरम उस वक्त कहते हैं जब आप डाउनवर्ड्स ट्रेंड पे आते हैं। हम बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे मुल्क की मईशत ऐसी है और लोग गरीब हैं और उनका, लेकिन मैं कहूँगा कि ये एक बैलेंस क्रिएट करना होता है बिटवीन लाइफ एंड लाइवलीहुड। लेकिन अगर लाइफ इंसान को अल्लाह ताला देता है तो फिर लाइवलीहुड कभी भी रिवाइव हो सकती है। तो लेकिन अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो लाइवलीहुड, और हमारे मुल्क में तो एक बंदा कमाने वाला है और 4 या 5 खाने वाले हैं। तो इसलिए ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि हमारी लाइफ की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो भी फैसले जिस भी अथॉरिटी ने किए ये साइंसी बुनियाद पे होने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ साइंटिफिक चैलेंज, और इसको प्योरली आपने एविडेंस बेस्ड रिस्पांस देनी है। और एविडेंस यही कहता है कि जिन मुल्कों ने लॉकडाउन किया और जितना ज़्यादा सख्त किया उतना ही बेहतर रिस्पांस आई। फॉर एग्जांपल नॉर्वे और आप स्वीडन का एग्जांपल ले लें, एक जैसे ममालिक थे लेकिन बहुत फ़र्क है उनके नंबर्स में। इसी तरह बहुत सारे ममालिक आप देखेंगे कि जिन्होंने बहुत मुवस्सर किस्म की हिकमत अमली, इवन चाइना ने इसको कैसे कंट्रोल किया, उन्होंने इसको ऑलमोस्ट ए कर्फ्यू सिचुएशन करके किया, और उन्होंने तमाम अपनी एयर स्पेस भी और ग्राउंड स्पेस भी पैरालाइज कर दी और काफ़ी हफ्तों के लिए, महीनों के लिए रखी, और तब वो आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारा ये मसला है कि अनफॉर्चुनेटली हमने, मेरा ख्याल है कि ये एविडेंस बेस्ड डिसीजंस नहीं थे, ये कुछ साइंटिफिक बुनियादों पे नहीं थे। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने सिर्फ बीमारी नहीं देखनी, उसने पूरा मुल्क देखना है, वी अप्रिशिएट दैट। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ अब जो आगे फ्यूचर में हमें करना है, क्योंकि गवर्नमेंट की शायद ये एक्सपेक्टेशंस थी कि ओनरशिप जब वो पास ऑन करेगी पब्लिक को, तो पब्लिक को मीडिया ने और बाकी मीडिया ने बेइंतहा टाइम दिया इस बीमारी को। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जब से बना है इतना टाइम किसी भी चैनल ने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है जितनी कोविड-19 को दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओनरशिप ली नहीं अवाम ने, अवाम का टोटली नॉन सीरियस था। अवाम इसको फिक्शन अभी तक समझते हैं, वो इसको रियलिटी नहीं समझते। परसेप्शन इज मच स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी इन मैनी टाइम्स, और सो इज नाउ, कि वो ये समझते हैं कि ये कोई पता नहीं क्या चीज़ है, ये कोई बायो टेररिज्म हुआ है या कोई अपने पॉलिटिकल माइलेज कोई लेना चाह रहा है या कोई फंड्स लेना चाह रहा है फॉरेन से, और वो उनको नज़र ये वायरस ज़ाहिर है किसी को भी नहीं आती, दिस इज़ ए माइक्रोबायोलॉजिकल थिंग, ये तो आएगी भी नहीं नज़र, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही आएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा कि साइंटिफिक बुनियादों वाला जो एक पॉइंट था कि फैसले जो है वो साइंटिफिक बुनियादों पर होने चाहिए, फैसले हो रहे हैं और साइंटिफिक बुनियादों पर नहीं हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर जब फैसले सुनाए जाते हैं तो जो 7 डॉक्टर्स जो हैं वो बैठे होते हैं, और ये पूरी दुनिया में ट्रेंड है। हम देख रहे हैं कि सदर ट्रंप जिस तरह की भी स्टेटमेंट देते हैं उनके साथ एक डॉक्टर मौजूद होता है और फिर वो तस्वीर भी करता है, और वो डॉक्टर फाउची खासतौर पर काफी प्रोमिनेंट इस हवाले से। हम भी देखते हैं कि खान साहब जो बैठे होते हैं तो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब होते हैं, सानिया निश्तर साहिबा होती है, डॉक्टर फैसल साहब होते हैं। तो डॉक्टर्स क्या उसके ऊपर ये राय नहीं दे रहे, या वो साइंटिफिक तरीके से मशवरा नहीं दे रहे हुकूमत को? वजह क्या है, उनकी क्या लिमिटेशंस है? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल हुकूमत सही कहती है। 2-3 बहुत काबिल नाम हैं हमारे प्रोफेशन के, फैसल भी जो मेरा ट्रेनीज में से है और आई एम वेरी प्राउड कि वो मेरा ट्रेनी है, और जफर मिर्जा साहब और सानिया निश्तर, शी अंडरस्टैंड्स हरसेल्फ द पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव। तो अब मसला ये है कि ये कोई किसी, देखें जितना मीडिया ने डॉक्टर्स को इसमें टाइम दिया है, जितना डॉक्टर्स को आप भी, आपके नियो ने भी और तमाम चैनल्स ने, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स को उन्होंने राइट, हम अगर फोर फ्रंट पे हैं तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट करके हमें ये टाइम दिया है कि हम पब्लिक को बता सकें।
लेकिन देखें मैं हो जाऊं या वो डॉक्टर्स हो जाएं, हमें कोई वही तो खुदा न खास्ता नाज़िल नहीं हुई या हमें कोई ख्वाब नहीं आना, हमने एविडेंस चाहिए। एविडेंस आपके पास कहाँ से आएगा? एविडेंस आपके आएगा जब आप 1 या 2% पॉपुलेशन को टेस्ट कर बैठेंगे। अभी हम तो बहुत कम, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो हमने टेस्ट अभी 2 लाख किए होंगे। तो इस तरह देखें, जब तक आप पॉपुलेशन बेस्ड अच्छी खासी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आपके पास नहीं होगा डाटा, तो देन अदरवाइज यू आर लुकिंग एट टिप ऑफ द आइसबर्ग, नॉट रियल आइसबर्ग। तो डिसीजन मेकिंग तो देखें हमने या सारे डॉक्टर्स ने करनी है एविडेंस पे जो आ रहा है। जहां तक वायरस का ताल्लुक है, वायरस पे हमने कर ली कि वायरस इतनी तब्दील नहीं हुई वुहान से चलते चलाते जब यहां पहुंची है, थोड़ी सी चेंज हुई है, उससे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हम समझते। हमने अदवायात पे स्टडी शुरू कर दी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी पाकिस्तान में हम कर रहे हैं, प्रोटेक्ट स्टडी। लेकिन जो हमें एपिडेमियोलॉजिकल प्रोजेक्शंस का डाटा आना चाहिए, वो हमारे पास सैंपल साइज बहुत कम है, टेस्टिंग कैपेसिटी कम रही और अभी तक कम है, मैं समझता हूं। अनफॉर्चुनेटली उसको बिल्ड करने की जरूरत थी और अब भी जरूरत है। ठीक, तो डॉक्टर साहब मुझे आपकी बात से ये समझ आई कि वो जो डॉक्टर साथ बैठे होते हैं हुकूमत की, उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, और फिर वो जैसा कि आपने कहा कि टेस्टिंग जो है वो नहीं प्रॉपरली हो रही, तो उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और यही उनकी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वो पॉपुलर जो एक डिसीजन है उसमें साथ देते हैं हुकूमत का। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ईद जो है वो इस वक्त सर पर है। डॉक्टर साहब, तो मैं अवाम के रवैये के हवाले से बात करना चाहूंगी कि जो हम अवाम के रवैये को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसमें एक बड़ा अमल दखल ईद का भी है कि ईद आ रही है, और ईद एक ऐसा त्योहार होता है कि जिस बंदे ने पूरा साल कपड़ा नहीं बनाना होता नया, उसने ईद पे भी जो है बनाना होता है। तो अभी इस वक्त ईद को लेकर के हम जो बाजारों में रश देख रहे हैं और तमाम चीजें, और 15 दिन का टाइम होता है कि सिम्टम्स जो है वो उसके अंदर आना शुरू होते हैं, तो ईद के बाद आपको कोई लग रहा है कि एक स्पाइक आ सकती है या सूरत हाल बिगड़ सकती है हमारे यहाँ? अनफॉर्चुनेटली मैं इसको और आई होप एंड प्रे कि रमज़ान की रात है कि मैं बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती नज़र आ रही है। ट्रांसमिशन, लोकल ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन बहुत बढ़ रही है, और उसकी मेन वजह यही है कि पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है। ये बीमारी 30% लोगों में अलामात देती नहीं है, वो कैरी कर रहे होते हैं वायरस, आपके घर में नौकर फिर रहा है, वो पॉजिटिव है, लेकिन आप टेस्ट नहीं करते तो आपको कैसे पता चलेगा? देयर इज नो वे यू कैन, कोई उसका रंग नहीं बदल जाता, उसको बुखार नहीं होता कि आप कहें, कोई खांसी नहीं आती, कुछ भी। तो ये अलामात के बगैर जो बीमारी का, ये इसका सबसे डेंजरस है। तो उसका तरीका तो यही है ना कि हम सबको सस्पेक्ट करें कि है, और हम फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हम दुकानों में हजूम नहीं करें, मार्केट्स में हजूम नहीं करें। लेकिन ये तो हम किस तरीके से कहें, किस ज़बान में कहें कि वो सुनेंगे? वो ये समझते हैं कि ये रियलिटी है ही नहीं, दिस इज़ फार फ्रॉम रियलिटी जो पब्लिक है। और उसकी वजह ये, एक तो एजुकेशन लेवल ऐसा है हमारा, अनफॉर्चुनेटली डिप्राइव्ड हैं हम, और अभी ऐसे है जैसे हमें जेलों से छूटा गया। बिहेवियर ये है कि पता नहीं फिर लॉकडाउन लग जाएगा, जो लूट सेल है कर लो। अच्छा, इसका देखें, अगर एक ईद हमारी सेक्रीफाइस हम कर दें अपनी जान की वजह से, या अपने घर वालों की जान की वजह से, या लोगों की जान बचाने के लिए, तो मेरा ख्याल इससे बेहतर ईद क्या होगी? इसे सेक्रीफाइस का नाम है ईद, कि आप दूसरों की, और हमारे दीन में इतनी अच्छी चीज़ है कि आपने जिस एक जिंदगी बचाई, आपने इंसानियत बचा ली। लेट्स दिस बी ए प्रेजेंट फॉर मी एंड यू एंड फॉर द होल मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये इतना अच्छा मैसेज है कि आप इस नीयत से ना निकलें, इस नीयत से सेक्रीफाइस कर दें कि इस ईद पे मेरे बच्चे पुराने कपड़े ही धो के पहन लेंगे, कि किसी की जान शायद इस बहाने बच जाएगी। लेट्स सेलिब्रेट द ईद इनसाइड आवर हाउस रादर देन वी आर सेलिब्रेटिंग ईद फॉर अदर्स, के लोग क्या कहेंगे कि हमने क्या कपड़े पहने, क्या ज्वेलरी पहनी। अब मेरा ख्याल है हमें ज्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए कि हमें किस चीज से सुकून मिलेगा, किस चीज से हमारी जान बची रहेगी, ताकि आने वाली ईदें हम देख सकें। इट्स वेरी गुड मैसेज डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं क्योर के हवाले से बात करना चाहूंगी। एक बड़ी खुशाइन किस्म की जो खबर है वो हमने तकरीबन 1-2 दिन पहले सुनी, और ये सुना कि जो दुनिया में कोरोना की दवाई बन रही है, तो अमेरिका की कंपनी के साथ पाकिस्तान की जो एक कंपनी है उसका मुआहिदा हो गया, और पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो कि कोरोना की दवाई बनाने जा रहे हैं। मुझे ये बताएगा कि ये क्या दवाई है और इससे क्या कंप्लीट क्योर होता है, सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं, ये है क्या, और किस पॉइंट के ऊपर है, हम इस पर क्या काम हो रहा है? देखिए आयशा, जो आप दवाई की जो दवाई का आप जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है रेमडेसिविर,
वो इंट्रावीनस इंजेक्शन है जो इबोला में 2014 में दरियाफ्त की गई बाय गिलीड कंपनी, अमेरिकन कंपनी है। और उसके बाद इबोला में उसका कुछ इफेक्ट देखा गया, मर्ज में देखा गया, जो इसकी एक आरएनए वायरस की ही फॉर्म थी, कोरोना फैमिली की वायरसेस थी। तो अभी इसमें अमेरिका में एक स्टडी हुई जो बड़ी सीरियसली इल पेशेंट्स पे थी, उसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट जरूर देखा गया, लेकिन इतना ब्रेक थ्रू इसको कहना अभी कबल वक्त होगा। अभी भी एक्सपेरिमेंटल दवाई है जो बाकी हम विद इन पाकिस्तान और हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे ये स्टडीज हो रही हैं। दुनिया की एक सबसे बड़ी स्टडी हम कर रहे हैं, उसका नाम है प्रोटेक्ट, और मैं ही उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी इनिशिएटेड स्टडी है। उस प्रोटेक्ट से बनता है पाकिस्तान रैंडमाइज्ड आउटकम क्लिनिकल ट्रायल्स इन कोरोना वायरस। तो इसको जो इसमें एक एंटी वायरल दवाई है जो इसकी ओरल फॉर्म है, जो ऑस्लिटावर है, जो टेमीफ्लू के नाम से जानी जाती है, और एक उसको हम कंपेयर करें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से, और एक कंपेयर करें एजिथ्रोमाइसिन से, फिर इनकी कॉम्बिनेशंस को कंपेयर कर रहे हैं, और एक प्लेसिबो ग्रुप है। तो ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा ट्रायल्स है जो 9500 का सैंपल साइज है, जिसमें 1500 के करीब एनरोल हो चुके हैं पेशेंट। और इसका जो एंड पॉइंट मेन है वो ये है नेगेटिव पीसीआर कब होता है, किस रेजिमेन पे। तो इंशाल्लाह चंद हफ्तों में या एक महीने में हम इसका इस काबिल हो जाएंगे कि इंटरिम रिजल्ट करें। ऑब्वियसली स्टडी को 6 महीने बाद पूरी कंप्लीट होगी, लेकिन हम इसका इंशाल्लाह आपके जरिए जरूर इसका रिजल्ट शेयर करेंगे ताकि हमें पता चले सही मायनों में कि कोरोना कोविड-19 में क्या काम करता है और क्या नहीं काम करता और क्या हार्मफुल है। इसका अभी दुनिया स्टिल इज प्रोबिंग इनटू इट। आई एम श्योर ये रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कोविड-19 के क्योर में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी जो हमने अपना इब्तिदाइया दिया उसमें चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स के हवाले से आज हमने बात की। आज जो एक इंपॉर्टेंट बात हुई है वो कोरोना से रिलेटेड ऑब्वियसली और बहुत सारी बातों के साथ ये भी हुई है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इत्तलात हैं कि भारत से जो है वो अद्वियात मंगाई जा रही हैं। ये इसके ऊपर हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में बात की थी। डॉक्टर कैसर वहीद साहब ने पहले हमें ज्वाइन किया था, आज भी हमारे साथ हैं, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे। और बात ये हुई थी कि डॉक्टर वहीद साहब जो थे वो ये कह रहे थे कि वार्निंग दे रहे थे कि अगर इस तरह की कोई पाबंदी लगाई जाती है तो यहाँ पर अद्वियात की जो है वो कमी का खदशा है। और चूंकि हम कोविड-19 के साथ एक जंग की सी सूरत हाल में है तो जो उसमें दवाइयां इस्तेमाल होती हैं उनकी भी किल्लत जो है वो पैदा हो सकती है। अब चूंकि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आज अटॉर्नी जनरल ने भी चीफ जस्टिस साहब से कहा कि उसके हवाले से जो है वो इंक्वायरी चल रही है। क्या स्टेटस है, कहां तक पहुंची, अद्वियात अभी भी आ रही हैं, उन पर पाबंदी लगाई जा चुकी। डॉक्टर कैसर वहीद साहब एक बार फिर से हमारे साथ इसके ऊपर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर वहीद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी स्टेटस क्या है, क्या वो पाबंदी लग चुकी है जिसके हवाले से आप वार्निंग दे रहे थे कि अगर इस तरह की पाबंदी लगी तो पाकिस्तान में जो है दवाइयों की अवेलेबिलिटी पर मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो अभी क्या स्टेटस है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपको इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे बुलाने का। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के जो 4 रीजनल ऑफिस हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, तो पंजाब में ख़बर ये है, हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के दोस्त हैं बता रहे हैं कि वहाँ का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो क्लियरेंस देते हैं इंडिया की अद्वियात के सिस्टम में, जिसको हम ADC कहते हैं, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोल, पुराने लफ्जों में एक क्लियरेंस देते हैं सर्टिफिकेट, वो उन्होंने देना बंद कर दिया है। इस वक्त प्रॉब्लम है, एक कंफ्यूजन है इस वक्त क्योंकि कैबिनेट में डिस्कशन आई है, तो शायद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो अफसरान बाला हैं उन्होंने समझा कि शायद ये इस पर ना करें, क्योंकि आपको पता है कि एक फियर का माहौल है कि मुख्तलिफ तरह के तहकीकाती इदारे इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। ये प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट लोग हैं और बहुत जल्दी मेरे ख्याल में इनको घबराहट भी तारी हो जाती है कि भाई हमारे खिलाफ ना तहकीक। लेकिन डॉक्टर साहब हम तो देखिए ना जरा अवामी बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि अगर इस तरह की कोई पाबंदी लग जाती है, और जैसा कि इंक्वायरी के हवाले से बात हो रही है, और इंक्वायरी मतलब ये भी हो सकता है कि इंक्वायरी चल रही है तो ये पाबंदी लगाई जाए, जब तक इंक्वायरी चल रही है पाबंदी लगी रहेगी। अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो अवाम जो है वो किस किस्म की मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं? कौन सी ऐसी दवाइयां हैं, किन अमराज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनका खाम माल भारत से हम दरामद करते हैं और यहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी मसला बन सकती है? हाँ, देखें, पाकिस्तान में तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 50% ऐसे बुनियादी अद्वियात के जूस हैं जो हम पड़ोसी मुल्क इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, और इसमें हार्ट की दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, शुगर यानी कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ, ज़हनी अमराज की दवाइयाँ, साइकोट्रॉपिक जितने भी कंपाउंड हैं साइकोट्रॉपिक वो भी इंडिया से आते हैं।
यानी कि डिप्रेशन के और इस तरह के जो अमराज हैं, ये सारे अमराज की दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ बराबर पड़ोसी मुल्क से आती हैं, वैक्सीन कोविड-19 से भी रिलेटेड हैं कुछ दवाइयां जो उनके मरीजों को दी जा सकती हैं, वो भी शॉर्ट हो सकती हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान में इस वक्त मैं अर्ज किया ना कि आज एज ऑन टुडे मैं ये नहीं कह सकता कि आज कोई इस तरह का क्राइसिस है, लेकिन अगर ये कुछ अरसे तक और इस तरह की पाबंदी कंटिन्यू हुई तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में एक शॉर्टेज का अंतर पैदा होने लगेगा, क्योंकि बदकिस्मती से हम पाकिस्तान में सिर्फ 3 से 4% पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक रॉ मटेरियल बनाते हैं, बाकी हमारे सब रॉ मटेरियल इंपोर्ट होते हैं। लेकिन जो सबसे अहम अंसर है, जो गलत फहमी है, मैं दूर करना चाह रहा हूँ कि जो उस रिपोर्ट में जो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में पेश की गई उसमें विटामिन का जिक्र है, जिसकी वजह से ये सारी बातचीत हुई। देखिए, विटामिन का रीसेंट रिपोर्ट ये है कि इम्यूनिटी डेवलप करने में जो इंसान के अंदर कुव्वत मुदाफ़त, कुदरती कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने, उसमें विटामिन डी और विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। ये भी विटामिन हैं। तो ये रीसेंट रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, कोविड के सिलसिले में रिपोर्ट आ रही हैं, कोरोना के सिलसिले में, कि जिन लोगों को आप विटामिन डी दें और विटामिन सी दें तो उनमें उसका असर कोविड का नहीं होता, या कम हो जाता है, या सिविरिटी नहीं होती। तो ये विटामिन का जिक्र आया, बदकिस्मती ये है कि मतलब मैं समझ गई डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट है कि विटामिन्स का जिक्र करके, ठीक है, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया कि आप ये कह रहे हैं कि विटामिन्स का जिक्र करके इस चीज को ये रंग देने की शायद कोशिश की जा रही है कि शायद विटामिन्स जैसी दवाइयां भी जो हैं उनको भी हम भारत से जो है वो दरामद कर रहे हैं, हालांकि वो भी कोविड-19 के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी दवाइयां समझी जा रही हैं। आजकल एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है, ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ सियासी गर्मा गर्मी के हवाले से बात करेंगे, और ये वही गर्मा गर्मी है जो कोविड-19 के साथ ही शुरू हुई थी, और वो है जी सिंध हुकूमत और वफाक की। और एक बड़ा मुतालबा फिरदौस शमीम नकवी साहब ने किया, उन्होंने कहा कि गवर्नर राज लगा दिया जाए सिंध में। इस पर बात होगी, एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। पिछले 3 महीने में लॉकडाउन और दीगर मामलात पर कोरोना के खतरे से निमटने के लिए सिंध और वफाक के दरमियान शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब बयानात का जो महाज है वो गर्म ना हुआ हो। आज एक बार फिर से हमने देखा कि सिंध में ऑपोजिशन लीडर जो हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, उनकी तरफ से सिंध हुकूमत पर शदीद किस्म के इल्जामात लगाए गए, और ये भी कह दिया उन्होंने कि सिंध में गवर्नर राज जो है वो होना चाहिए और वो इसका मुतालबा करते हैं। ऑपोजिशन लीडर जो है सिंध असेंबली, उनका यह कहना था कि सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे पर अरबों रुपए खर्च किए, कोरोना वायरस चला जाए तो डॉक्टर्स को भी छुट्टियां दे दी जाएंगी। फिरदौस शमीम नकवी ने वफाक और चीफ जस्टिस से अपील की कि हमें एक्शन चाहिए, वज़ीर आला सिंध जो हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे। फिरदौस शमीम नकवी ने यह भी कहा कि सिंध में गवर्नर राज लगाने में कोई खराबी नहीं है, सूबे में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिंध हुकूमत ने जवाब नहीं दिया कि पैसे किस तरह खर्च हुए, और ना ही ये बताया कि सूबे की मईशत जो है उसे किस तरीके से बहाल करेंगे। जबकि आज सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब की तरफ से इस पर आया बड़ा जबरदस्त किस्म का रिएक्शन। क्या कहा मुर्तजा वहाब ने, देखिए जरा। आज उन बेरोजगार सियासी लीडरान ने एक बार फिर एक और शोशा छोड़ा गवर्नर राज का। कई बार, ये पहली बार ऐलान नहीं हुआ। ये 235 आइन के आर्टिकल का हवाला दे रहे थे, पढ़ा उन्होंने नहीं। 235 में गवर्नर राज का जिक्र नहीं है मेरे भाई। पाइप पीने से आप पढ़े लिखे नहीं होते भाई, गैलेस और सस्पेंडर लगाने से आप पढ़े लिखे नहीं हो जाते। आर्टिकल 235 के अंदर इसका जिक्र नहीं है, 234 में है। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर को भी आप उठाएंगे, पिछले साल भी एनएफसी का शॉर्टफॉल था। आप सबको पता है कि फिरदौस शमीम साहब के बारे में उनकी अपनी सियासी जमात के लोग क्या सोचते हैं। ये बेरोजगार लोग हैं, फारिग हैं, कोई काम है नहीं इनके पास करने का, तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप लोग भी बुला लेते हैं। तो छोड़ें इन लोगों को। मैंने आपको बताया ये सियासी एतबार से बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है करने को, तो इसलिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और स्टाइल मारते हैं। अल्लाह ताला इनको मैं सीएम साहब को गुजारिश करूंगा कि काम हम इनको छोटा मोटा दे दें ताकि ये लोग भी काम से लगे, आप लोगों को भी वक्त जाया ना करें। चीफ मिनिस्टर सिंध में बयान करते हैं, हर रोज एक रोना धोना बुलेटिन शुरू हो जाता है, इतने मर गए, इतने ये हो गया, इतने ये हो गया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तबाही हो गई। सिर्फ डराओ खौफ फैलाओ बुलेटिन पेश करते हैं। पर पख्तूनख्वा में 7 साल से फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं, कोई एक NICVD जैसा इदारा खैबर पख्तूनख्वा में दिखा दें। सूबाए सिंध से ताल्लुक रखने वाले कुछ सियासी लीडरान इल्जाम तराशी की सियासत करते हैं, रोज बिला नागा
तनकीद के नश्तर चलाते हैं। कराची के अंदर 2007 से पानी की एक कतरा बूंद का इजाफा नहीं हुआ। सीवरेज का पूरा पानी समंदर में जाता है। बसों की वादे की जाते हैं, एक बस नहीं दी जाती। सिंध में बच्चों की स्टंटिंग बढ़ जाती है, इलिटरेसी रेट बच्चों में बढ़ जाता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। 90% पानी सिंध के अंदर लोगों को नहीं मिलता। आईन में जो प्रोविजन दिए गए वफाक उसका इस्तेमाल करे। इमरजेंसी का आर्टिकल 235, डायरेक्ट रूल 149(4) पूरे सिंध में हमें चाहिए। अच्छा जी, मुर्तजा वहाब साहब ने एक तो कहा जी ये शोशा छोड़ा गया, और ये पहली बार नहीं है कि शोशा छोड़ा गया। फिर उन्होंने कहा कि ये बेरोजगार लोग हैं, काम है नहीं इनके पास करने को। फिर उन्होंने कहा कि स्टाइल मारते हैं, और सीएम को कहूंगा कि कुछ छोटा मोटा काम जो है वो इनको दे दें। किस तरीके से सिंध हुकूमत इन इल्जामात को देख रही है, कुछ और मजीद वजाहत के लिए हमने राब्ता किया जी पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नफीसा साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये फिरदौस शमीम नकवी साहब ने सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया है, और बिल्कुल सही कहा मुर्तजा साहब ने, क्योंकि पहली बार नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने जब स्टेटमेंट्स दिए थे तो वो भी हमारे इल्म में है, लेकिन मुर्तजा साहब ने साथ ये भी कहा कि ये शोशा छोड़ा गया है, एक बार फिर से ये शोशा ही है। मुझे बताइएगा कि क्या वाकई ये शोशा है, या आपको लगता है कि इनकी इंटेंशंस के पीछे कोई हकीकत भी है? लेकिन थ्रू आउट जो खान साहब की टीम है सिंध में, उन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की है। कोरोना तो फैला ही रहे, इंतशार भी फैला रहे हैं, और एक यके बाद दीगरे सिंध गवर्नमेंट की एक हिकमत अमली थी जिसको बहुत सराहा गया, इंटरनेशनली भी नेशनली भी। उसको सैबोटाज करने में ये लोग जो हैं दिन रात एक करके और ये कोशिश कर रहे हैं कि सिंध में इंतशार कैसे फैलाया जाए। तो ये इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक गवर्नर राज लगाना अंडर 18th अमेंडमेंट कोई आसान बात नहीं है, नहीं लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरी मजाकखेज बात ये है कि इनके हालात आप वफाक में देखें, इनसे हुकूमत नहीं संभलती, इनसे पार्लियामेंट नहीं चलाई जाती, इनसे मईशत नहीं चलाई जाती। तो ये अब चले हैं गवर्नर राज लगाएंगे, और जो गवर्नर का हाल है वो आपने देखा है कि गवर्नर के किस किस्म की वहाँ पॉलिसी है और कितनी उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो ये एक इनका जो एक मुरब्बा है इनका अजीब और गरीब कैरेक्टर्स का सिंध में, वो सिर्फ इंतशार के लिए आए हैं। कोई कौन सा पैनिक फैलाता है, कभी कोई अजीब और गरीब, सारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हैं जिनकी खुद की क्रेडिबिलिटी जो है, कोई लैंड ग्रैबिंग में है, कोई रियल एस्टेट का टाइकून है। इनकी अपनी अगर आप रिपोर्ट्स छानबीन करेंगे, कोई नैब के हवाले देखेंगे तो पता चलेगा इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी। ठीक है, चले वापस उन एलिगेशंस के ऊपर आ जाते हैं ना, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा मुतालबा हुआ है। नफीसा साहिबा, एलिगेशंस सिंध हुकूमत के ऊपर ये है कि पैसे किस तरह से खर्च हुए आप लोग नहीं बता पाए, और यानी कोई प्रूफ नहीं आप दे पाए, और इसके बाद फिर कहा जाता है कि सूबे की मईशत किस तरह से बहाल करेंगे, कोई प्लान नहीं है आप लोगों के पास। और ये ना सिर्फ हुकूमत बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नफीसा साहिबा, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उस पे अगर आप जनरल एक राय ले लें, एक तो डॉक्टर से आप राय ले लें, साइंटिस्ट से आप राय ले लें, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो इम्प्लीमेंट तो करनी है, हमें इदारों का एहतराम भी करना है। लेकिन क्या वो जजमेंट जो है वो फेयर और इंसाफ की थी, या उसमें बायसेस थे? और एक वन कैन से कि जो इनकी हेल्थ के हवाले से जो जजमेंट थी उस पे इतना शदीद इस पे तहफ़्फ़ुज़ात तो मेरे ख्याल से कम होगा, लेकिन इस पे अजीब किस्म की इनकी जजमेंट थी कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजेस लिखते हैं कि ये बज़ाहिर पेंडेमिक नहीं है। किस बुनियाद पर वो कहते हैं कि ये बज़ाहिर पेंडेमिक नहीं है पाकिस्तान में? डू दे हैव द डेटा? किन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि ये नहीं है? और कल को ये जो डेथ्स हो रही हैं डेली इंडिया में, जहां वो इंडिया के लिए बैनुल अक़वामी वर्ल्ड ये कह रहा था कि वहां क्यों कम है कोरोना, आज इंडिया में डेली 150 पीपल आर डाइंग।
पाकिस्तान में 40 लोग कोरोना का शिकार डेली हो रहे हैं और इस रफ्तार से केस लोड आपका बढ़ा तो हम चाइना से हमारे केसेस इन्फेक्शन के चाइना से एक्सीड कर जाएंगे 2-3 हफ्तों में अगर इस रफ्तार से बढ़ा तो उनको उस सारी सुप्रीम कोर्ट की नफीसा साहिबा, ये जो आप तमाम बातें कर रही हैं, ये लोग आप उस तरीके से आप लोग शायद प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, रियलाइज नहीं करवा पा रहे। आज जो एक चीज आपकी तरफ से जो मुसवदा दिया गया था कि मेडिकल बोर्ड जो है वो बना लिया जाए, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप लोग उस तरीके से शायद रियलाइज करा नहीं पा रहे हैं या अपना मौक़िफ़ जो है वो मनवा नहीं पा रहे हैं। देखिए, वो तो एक शुरू से जैसे मैंने कहा कि पहले दिन से, क्योंकि सिंध ने एक लीड ली, सिंध ने वफाक को दिखाया कि बॉर्डर्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, आइसोलेशन वार्ड्स कैसे, वो छुप छुप कर बोजदार साहब वो देखते थे कि सिंध क्या कर रहा है, फिर वही चीज साइन कर लेते थे। वफाक जो है वहाँ अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त वजीर आजम है वो ब्राजील का, जो आपने देखा होगा कि ब्राजील के एक्सट्रीम राइट विंग के जो प्रेसिडेंट है वो मॉडल फॉलो कर रहे हैं। और इस वक्त आप ब्राजील का हाल देखें कि वहाँ साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा तादाद कोरोना पेशेंट्स की वहाँ है। तो अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब की एक नजरिया था कि ये कोविड कुछ भी नहीं है, ये हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जा रहे हैं। ये तो इस किस्म के जो कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट किया, उसकी वजह से सिंध में जो ट्रेडर कम्युनिटी है, जो बिजनेसेस हैं, उनको एक सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ उनको किया, भड़काया एक तरीके से। और उन्होंने आपके लिए भड़काया, मुझे ये बताइएगा कि एक अच्छा खासा मैंडेट जो है वो पीटीआई के पास है, अगर ताजरों के साथ बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इस पे कोई एतराज उठाने वाली उस तरीके से बात नहीं है। आप तो डायरेक्टली कह रही हैं कि भड़का दिया उनको, और वही कहते हैं कि हमारा राइट है, अगर हमने ये गुनाह किया है तो हाँ जी हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आप मिल रहे हैं तो उसका एक तरीकेकार है कि आप जो भी उनकी जो गवर्नमेंट है सिंध में, वो भी ताजरों से मिल रही है, वो भी निगोशिएशंस कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वो उछलते हैं, कूदते हैं और पैनिक आप फैला रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी, हम भी समझते हैं कि बिजनेसेस जो है उनकी लॉसेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। कराची की ट्रेडिंग कम्युनिटी की हमदर्दियां, वी वांट कि जितना वो अकोमोडेट हो सके वो हो, लेकिन इसमें एसओपीज की बात हो रही है, उसमें कोई सिस्टम बनाने की बात हो रही है, क्योंकि अभी तक हम जो कोविड-19 का मसला है उससे हमने ओवरकम नहीं किया है। बाकी मुल्कों में इस वक्त आप टर्की में देख लें, आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज में देख लें, अभी तक वहाँ लॉकडाउन्स हैं। वो तो लोग, वहाँ के लीडर्स तो कह रहे हैं कि ईद पर भी लोग घर बैठे, और हमारा ये हाल है कि हमने शॉपिंग तो खोल दी है, जो एसओपीज है उसका भी तमस्खर उड़ रहा है, और उसके ऊपर भी कोई हिकमत अमली हुकूमत की, बिकॉज देयर इज नो विल। और आपने हर चीज जो है, आप बिल्कुल, अगर आपको खोलना है तो आप खोलें, लेकिन एक सिस्टम के तहत। सिंध का कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम खुदा न खास्ता चाहें कि हम वफाक के जो वफाक कहे हम उसके बरखिलाफ करें, बिल्कुल नहीं। हम तो चाहते हैं कि नेशनल यूनिटी क्रिएट हो, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहले लीडर हैं जिन्होंने ये कहा कि लेट्स सिट टुगेदर ऑन दिस, और हम नहीं चाहते कि हम दूसरे से लड़े, हम कोरोना से लड़े, और कोरोना से लड़ने के लिए हम एक पेज पर आए। लेकिन क्योंकि खान साहब कहते हैं कोरोना पर सियासत नहीं करें, फिर खुद ही आके सियासत करते हैं, फिर कोरोना टाइगर्स, और ये भी एक कोरोना टाइगर्स का इनका एक ग्रोह है जो सिंध में उन्होंने छोड़ा हुआ है हुकूमत के पीछे। तो इससे कोई किसी को ना, अगर ये समझते हैं कि इनकी कोई पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ेगा इस किस्म की बातें करके, अगर ये समझते हैं कि कोई इनको सिंध गवर्नमेंट को ये कमजोर कर सकेंगे, तो ये इनकी भूल है। बिकॉज सिंध में पीपल्स पार्टी हैज अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी, और दूसरा गवर्नर राज लगाना कोई इजी, इट इज सिंपली इनकी ख्वाब हो सकता है, लेकिन गवर्नर राज इतना आसान, जितना ये समझ रहे हैं उतना आसानी से ये लग नहीं सकता। और अगर खुदा न खास्ता ये लगाते हैं तो इनकी अपनी डेथ नेल होगी। अगर आप फेडरेशन के एक सूबे को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो वफाक कमजोर होगी, और ये माजी के तजर्बे हैं। माजी में जमहूरी हुकूमतों में अगर किसी, और उस वक्त गवर्नर राज इसी था 90s में, जब भी किसी ने कोशिश की
कि किसी भी सूबे को कमजोर करके गवर्नर राज लगाए तो उनकी विद इन 1 ईयर उनकी अपनी हुकूमतें गिरी हैं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कुछ कोशिश की गई तो वफाक को खुद जो है वो खतरा लाहक हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक स्टेटमेंट आया उनकी तरफ से कि जल्द ही जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पार्लिमानी लीडर हैं कंवर नवीद जमील, उनके साथ इजलास करेंगे। तो कोई नया अपोजिशन इत्तेहाद जो है सिंध में अगले आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ? ये जोड़ तोड़ करना चाह रहे हैं तो करें। पहले भी इन्होंने कई सारे ऐसे इत्तेहाद हुए हैं, 20-20 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं जो आजकल बड़ा खड़े होकर और 30 मार खानी कहते हैं कि हम सिंध में लॉ मनवाएंगे। तो उन्होंने तो 20-20 पार्टीज के मजमूए इकट्ठे किए और उसके बावजूद वो इलेक्शनें हारे हैं। तो ये इनका शौक है, ये करने आपस में बातचीत, देयर इज नो इशू। ठीक है, ठीक है, यानी आप लोगों को इससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। अगर इनका शौक है तो ये बातचीत कर लें। नफीसा शाह साहिबा बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से दे रही थी और वो कही थी कि कोई भी जो गवर्नर राज लगाना किसी भी हुकूमत के लिए आसान बात नहीं होती, क्योंकि अगर आप किसी एक सूबे को कमजोर करने की कोशिश करते हैं तो वफाक इससे खुद कमजोर हो जाता है। फिलहाल पीपल्स पार्टी तो हमें नहीं लग रही कि इस सारे आइडिया को जो है वो लेती नजर आ रही है सीरियस, क्योंकि मुझसे वहाब साहब कह रहे हैं शोशा है, नफीसा साहिबा कह रही हैं कि ये जो है वो उस तरीके से मुमकिन नहीं और इतना आसान काम नहीं है। और बड़ी जो सजेशंस जो दी गई उनकी तरफ से कि मैं सीएम साहब को भी कहूँगा कि कोई काम शाम जो है उनको दिला दें, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सिनेरियो जो है सिंध और वफाक का बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कोविड-19 की एक जंग में इस वक्त हमारे सर पर मुसल्लत है और उसके दौरान जो इस तरह की सियासत हो रही है और उसके ऊपर जो सियासत हो रही है वो एक थोड़ी अफसोसनाक किस्म की चीज़ है कि इस वक्त शायद पूरी जो हुकूमतें हैं, तमाम सूबों की हुकूमतें, पूरी हुकूमती मशीनरी, उन सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए इस क्राइसिस से निपटने के लिए। लेकिन फ़िलहाल जो सियासी इल्ज़ामात की बारिश है उसका सिलसिला भी जारी है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।